अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम सरफराज अहमद अखुंद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सक्कर। ये कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री की जो हम लेक्चर की सीरीज करते हैं, ये इसका सेकंड लेक्चर है। आपको पता है पहला लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के पीरियड को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर 101 साल का, ब्रिटिश राज 90 साल का और इंडिपेंडेंस का पीरियड 74 ईयर्स का। 3 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया था और हमने पहला इसका एक्ट जो हमने रेगुलेट एक्ट, उसकी नेट पे लेक्चर अवेलेबल है, हम पहले उसको देख लीजिएगा, फिर आप इसको पिट्स एक्ट को देख लीजिएगा। पिट्स एक्ट 1784 में आया था। ये तकरीबन 11 साल के बाद आ गया था, वरना अमूमन 20-20 साल के बाद वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने एक्ट बना के बेचती थी, जो कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे काम कर रहे थे। पिट्स एक्ट इसलिए आ गया कि रेगुलेटिंग एक्ट फेल हो गया था। उसकी बहुत से डिफेक्ट्स तो मैंने पहले बता दिए आपको। पिट्स बर्तानिया के, विलियम पिट्स बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम था, जिसकी उम्र 24 साल थी। वो बहुत ही यंग था और उसके जमाने में जो एक्ट आया, इसीलिए इसको उसके एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट में चेंज कर दी गई और ये एक्ट थोड़ी सी चेंज की, माइनर चेंजेस के साथ तकरीबन सारा अरसा जो ब्रिटिश दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर था, उसमें यह रहा। रेगुलेटिंग एक्ट में आपको मैंने बताया था कि गवर्नर जनरल के साथ एक काउंसिल थी जिसके 4 मेंबर थे। पिट्स एक्ट ने उसकी तादाद कम करके 3 कर दी थी। 3 करने के बाद एक और काम पिट्स एक्ट में यह हुआ कि गवर्नर जनरल को भी ऑर्डिनरी वोट दे दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट में सिर्फ गवर्नर जनरल के पास कास्टिंग वोट था। पिट्स एक्ट में गवर्नर जनरल के पास ऑर्डिनरी वोट भी था और कास्टिंग वोट भी था। ऑर्डिनरी वोट जैसे काउंसिल के दूसरे मेंबर के साथ था और कास्टिंग वोट होता था इनके साफ टाइप। तो इससे अगर आप देखेंगे तो टोटल 4 लोग थे, 5 वोट थे और गवर्नर जनरल के पास एडिशनल ऑर्डिनरी वोट भी था और एक कास्टिंग वोट भी था। इस तरह उसके पास 2 वोट थे। तो इस तरह गवर्नर जनरल मजबूत हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मजबूत हो गया। मजबूत इस तरह हुआ कि अब अगर कोई भी काउंसिलर एक आदमी उसका साथ देता तो गवर्नर जनरल अपने ऑर्डिनरी वोट के साथ टाई पे आ जाते, इक्वल बन जाते और फिर अपना कास्टिंग वोट देकर वो अपने जो भी डिसीजन थे वो जो है इम्प्लीमेंट करा सकता था। दूसरा जो काम हुआ कि वो जो काउंसिल लॉ और रेगुलेशन पास करती थी रेगुलेटिंग एक्ट में, और जिसको सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करके रजिस्टर करती थी, वो सुप्रीम कोर्ट के पावर खत्म हो गए। इस तरह काउंसिल लेजिस्लेटिव साइड पे भी मजबूत हो गई और उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं रहा। तीसरी इंपॉर्टेंट चेंज जो पिट्स एक्ट लेकर आई थी वो कंट्रोलिंग सिस्टम में थी। एक दफा मैं आपको बता दूं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में हो या ब्रिटिश राज में, इसको समझने के लिए 2 चीजों बड़ी अच्छी तरह समझनी है कि कंट्रोलिंग सिस्टम के साथ आप बर्तानिया में ईस्ट इंडिया कंपनी बैठ के यहाँ कैसे कंट्रोल करती थी और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। जब ये आप दोनों एंगल स्टडी कर लेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट आपको समझ में आ जाएगी। तो जो कंट्रोल सिस्टम था उसके हिसाब से रेगुलेटिंग एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करती थी गवर्नर जनरल को और गवर्नर्स को, जबकि उसको कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स जो उसकी जनरल बॉडी कंट्रोल करती थी। पिट्स एक्ट में जनरल बॉडी या कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स का रोल खत्म हो गया, सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी। और पिट्स एक्ट में क्या किया कि कंपनी की एक्टिविटीज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, एक उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, उसको कंट्रोल करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जबकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट की एक बॉडी बना दी जिसके 6 मेंबर थे, जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इसका मतलब है यहाँ पर ड्यूअल गवर्नमेंट आ गई। इकोनॉमिक साइड कंट्रोल करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जबकि पॉलिटिकल साइंस में सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू कंट्रोल करती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये इस तरह डिवीजन आ गई थी। तो अगर आप हम इसको व्यू ले लें और इसको कंपेयर करें रेगुलेटिंग एक्ट के साथ, तो आप देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट में 4 मेंबर थे काउंसिल के, चारों के पास ऑर्डिनरी वोट था, गवर्नर जनरल के पास ऑर्डिनरी वोट नहीं था। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात बता रहा हूं। इसके बरक्स पिट्स एक्ट में मेंबर कम करके 3 कर दिए। इनके 3 ऑर्डिनरी वोट, गवर्नर जनरल को एक और ऑर्डिनरी वोट दे दिया, तो 4 हो गए और गवर्नर जनरल के पास अपना कास्टिंग वोट भी था, तो 5 हो गए। आदमी 4 वोट 5, तो इस तरह गवर्नर मजबूत हुआ। और तीसरी चीज रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास लेजिस्लेशन का जुडिशियल रिव्यू था, जबकि ये इसमें खत्म कर दिया था। एक दफा फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, सेम एज इट इज काउंसिल थी गवर्नर के पास, और ये दोनों फंक्शन
खुद करती थी, यानी कि लेजिस्लेशन भी यही करती थी और एग्जीक्यूटिव डिसीजन भी यही लेती थी। तो ये जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल की बंगाल में और ये गवर्नर्स की मद्रास में और बम्बे में, ये बेसिकली यही रूल करती थी, न कि गवर्नर जनरल। यहाँ पर मैं एक दो बार फिर क्लियर कर दूं तो एक गवर्नर जनरल के पास 2 वोट थे, एक ऑर्डिनरी वोट था, एक कास्टिंग वोट, मगर गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं था, यानी कि वो काउंसिल को ओवरराइड नहीं कर सकता था। फॉर एग्जांपल, अगर तीनों मेंबर काउंसिल के कोई डिसीजन लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे या कोई लॉ रेगुलेशन पास करते हैं और जब तीनों मेंबर वोट करते हैं तो गवर्नर जनरल बेबस हो जाता था, फिर उसके पास अपना वोट और ऑर्डिनरी वोट और कास्टिंग वोट 3 के मुकाबले में हैसियत नहीं रखते थे। इसका मतलब यह था कि गवर्नर जनरल काउंसिल के डिसीजन को वीटो भी नहीं कर सकता था और ओवरराइड भी नहीं कर सकता था। मगर यह डिफेक्ट जो था जिसकी वजह से गवर्नर जनरल कमजोर हो रहा था, इसको भी खत्म कर दिया। एक और सप्लीमेंट्री एक्ट आया 1786 में, उसमें गवर्नर जनरल को जो प्रेस एक्ट में पावर्स थे उसमें उसको वीटो पावर भी कर दिया। अब गवर्नर जनरल के पास काउंसिल में एक ऑर्डिनरी वोट था, उसके बाद एक कास्टिंग वोट था और प्लस वीटो पावर भी था, यानी कि अगर वो काउंसिल तीनों मेंबर एक साथ होकर कोई डिसीजन ले और गवर्नर जनरल ये समझे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो वो उसको वीटो कर सकता था। इससे अगर आप, और सेम सिचुएशन गवर्नर्स की थी मद्रास में और बंबई में, उसके काउंसिल का स्ट्रक्चर भी वैसे ही था जैसे फेडरल का स्ट्रक्चर था। तो आप ये देखेंगे कि आस्ता आस्ता वो जो काउंसिल जो पहले मजबूत थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, उसको कमजोर करते गए और गवर्नर जनरल को पावरफुल करते गए। तो ये जी रेगुलेट एक्ट का जो ये स्ट्रक्चर था जिसमें 3 मेंबर थे, ये तकरीबन कंटिन्यू रहा। इसमें 1813 में कोई चेंज नहीं आई। तो ये स्ट्रक्चर जो प्रेस एक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन साइड का बना यहाँ पर और कंट्रोलिंग सिस्टम वहां पर बना, ये तकरीबन ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर तक चलता रहा। 1793 के चार्टर एक्ट में इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई, 1813 के चार्टर एक्ट में इसमें कोई तब्दीली नहीं की। तो ये था जी प्रेस एक्ट। हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके चार्टर एक्ट 1793 को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।